अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इनकम टैक्सेस, अच्छा समझाने वाला और प्रॉपर करने वाला, ये आखिरी टॉपिक ही है। और उसके अलावा जितने टॉपिक हैं मैंने यही कहना है कि खुद पढ़ लें। है हाँ, हेजिंग वो रहता है, वो मुझे पता है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो खुद करने वाले हैं। उनकी सबकी एक क्लास रख के मैं इतना कह दूंगा कि खुद ही कर लें। ये है, एक ये है और एक कहाँ हेजिंग है। इनकम टैक्सेस जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कैप 7 के अंदर, लेकिन चूंकि बहुत पुराने पुराने लोग भी हैं और भूल भाल गए होंगे तो बता तो सारा ही रहा हूं। इनकम टैक्सेस जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स वगैरह नहीं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगता है कि कंपनी ने जो फॉर द ईयर प्रॉफिट कमाया उस पे। और इनकम टैक्स है दो तरह का, एक करंट टैक्स है और एक डेफर्ड टैक्स है। करंट टैक्स वही है जो लीगली ऑफिशियली टैक्स पड़ रहा होता है। एक होती है वो इनकम जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई गई एसओसीआई से निकली है। यानी अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो एसओसीआई में सेल्स से लेके पीबीटी तक यहां सारे वो एक्सपेंसेस इनकम लिखे गए हैं, उतने उतने तब जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स ने कहा है। जैसे अगर लीज की बात करें तो लीज से रिलेटेड क्या एक्सपेंस इनकम है ये आईएफआरएस 16 बताएगा, वो यहां लिखा है। जैसे लेसर की अगर बात करें फाइनेंस लीज, तो यहां पर हमने इनकम बनाई है जो इंटरेस्ट कमाया है। लेकिन टैक्स वाले इन स्टैंडर्ड्स को नहीं मानते। टैक्स वालों के अपने रूल्स हैं और टैक्स वालों की कोशिश होती है कि ज्यादा और जल्दी, ज्यादा टैक्स लगे और जल्दी टैक्स लगे। तो जो टैक्स वाले टैक्स लगाना चाहते हैं वो हमारी इस स्टैंडर्ड के मुताबिक निकली हुई इनकम से एग्री नहीं कर रहे होते, तो उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। जो भी रिटर्न हर साल फाइल की जाएगी, रिटर्न क्या है, हिसाब किताब बताना है टैक्स वालों को, उसमें वो प्रॉफिट निकाला जाएगा जो टैक्स रूल्स के मुताबिक बनता है। ये जो हमने इस वक्त एसओसीआई में प्रॉफिट निकाला होता है ये स्टैंडर्ड्स रूल्स के मुताबिक बना हुआ है। जबकि टैक्स वालों ने टैक्स रेट अगर लेट से 40% है तो 40% इस पे नहीं लगना, 40% उस पे लगना है जिसको टैक्स वाले इनकम एक्सपेंस मानेंगे। एक और मिसाल, हम लोग प्रोविजंस बना बना के एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, फलानी कंडीशन पूरी हो रही है, फलानी कंडीशन पूरी हो रही है, अभी वो खर्चा नहीं हुआ होता, हम प्रोविजन बना लेते हैं। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं नहीं, खर्चा होगा तो बताना। तो टैक्स वालों को हमारे रूल से होता है इख्तलाफ और उन्होंने अपने रूल बता दिए। तो जो टैक्स रूल्स के मुताबिक निकली हुई इनकम पे टैक्स पड़ता है वही रिटर्न में जमा होता है, उसको करंट टैक्स कहते हैं। तो करंट टैक्स पड़ता है वो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स रूल्स के मुताबिक निकला हुआ है। जबकि ये कौन सा प्रॉफिट है, जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकला हुआ है, इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट। और जिस पे रेट लगना है उसको कहते हैं टैक्स प्रॉफिट। ये दो चार लाइनें हैं, ये पुरानी पुरानी जल्दी जल्दी पढ़ लें। पहले पेज पे आए, करंट टैक्स। एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, ये अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। एक टैक्स प्रॉफिट है जो टैक्स रूल्स के मुताबिक है, और टैक्स रूल्स के मुताबिक वाले प्रॉफिट यानी टैक्स प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स करंट टैक्स है। पहले पेज के टॉप पे, ठीक है, 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। अब आते हैं इनकी कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन के लिए आप अगले पेज पे आए, पेज 2 पे। पेज 2 पे 3 डब्बे बनाए हुए मैंने, उसमें से दूसरा वाला डब्बा देखें। अगर टैक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अच्छा ऐसे होता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए टर्म बोल रहा हूं। इधर देखें पहले बोर्ड पे, टैक्स रूल्स
अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हमारी इनकम्स थी 300 और मुख्तलिफ एक्सपेंसेस थे 80 एक था, 20 एक था, 30, 40 और हमारा प्रॉफिट निकल रहा था कितना देखें 130। ये पीबीटी है। टैक्स वालों ने कहा कि ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं ये 20 नहीं है, ये 42 है, ये 30 नहीं, ये भी सही नहीं है, ये 51 बनता है, ये 40 ये आप ज्यादा कर रहे हैं, बस ये 35 बहुत है। टैक्स वालों ने हमारे इस आईएस के असूलों से इख्तलाफ किया और टैक्स रूल्स के मुताबिक, ये मैंने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है, कोई मैंने एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा, बस कुछ है, हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बनता था, जबकि टैक्स रूल्स के मुताबिक इनमें ये इख्तलाफ है। अगर टैक्स रेट 40% है तो वो 40% इस पे लगेगा? नहीं, उन पे लगेगा जो टैक्स रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट बनता है। तो टैक्स रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट निकालने का एक तरीका तो ये है कि 300 माइनस 80 माइनस 42 माइनस 51 माइनस 35। तो टैक्स प्रॉफिट निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बनाएं, इनकम्स एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन करें और उन इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिस्ट डाउन करते हुए वो इनकम्स और एक्सपेंसेस लें जो टैक्स रूल्स के मुताबिक इनकम एक्सपेंस बनते हैं। एक तरीका ये है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि 130 से शुरू करें और जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस एडजस्ट कर लें। जैसे इसमें टैक्स वाले 22 का एक्सपेंस और अलाउ कर रहे हैं, इसमें 21 का और अलाउ कर रहे हैं, इसमें 5 का अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो भी 92 आएगा। एक ये तरीका है और अफजल तरीका यही है। तो करंट टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका कि टैक्स रेट लगना है टैक्स प्रॉफिट पे। टैक्स प्रॉफिट ऐसे भी निकल सकता था लेकिन ऐसे भी निकल सकता था, लेकिन ऐसे निकाला जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसमें जो जो एडजस्टमेंट्स हैं ताकि टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचे। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट्स क्या हैं? ये 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। वो एक्सपेंसेस जिससे टैक्स वाले इख्तलाफ कर रहे हैं, नहीं ये कोई खर्चा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहीं फ्रॉड किए, केसेस हुआ हमारे खिलाफ और हमें पेनल्टीज पड़ गई, टैक्स वाले कहते हैं ये कोई एक्सपेंस नहीं है, वो नहीं मान रहे एड बैक। ऐसी इनकम्स जिन पे टैक्स वाले टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। और तीसरे वो एक्सपेंसेस इनकम्स हैं जिस पे टैक्स वाले इख्तलाफ तो नहीं कर रहे लेकिन टाइमिंग पे एतराज है। जैसे अगर हमने कोई प्लांट खरीदा है 400 का और हम उसको डेप्रिशिएट कर रहे थे 4 साल स्ट्रेट लाइन पे, टैक्स वाले 4 साल अलाउ कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस पे। कर उन्होंने भी पूरी अमाउंट देनी है, हमने भी पूरी अमाउंट, लेकिन टाइमिंग का फर्क आ जाएगा। तो वो एक्सपेंसेस जिसको टैक्स वालों ने कभी नहीं मानना, वो इनकम्स जिस पे टैक्स वाले टैक्स नहीं लगाते, और ऐसी आइटम्स जिन पे टैक्स में और हमारे में टाइमिंग का फर्क है। ये 3 तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। जब ये 3 तरह की एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से चलते चलते टैक्स प्रॉफिट तक पहुंच लेंगे। इसमें कुछ और चीजें भी हैं, जैसे अच्छा बेशक IAS 12 भूला हुआ है, लेकिन ये तो याद होगा कि टैक्स में कैरी फॉरवर्ड लॉस एक चीज होती है। IAS 12 नहीं, वैसे इतना तो याद है ना। तो टैक्स में अगर फॉर द ईयर लॉस आ जाए तो टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि ये तुम अगली दफा एडजस्ट कर लेना। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, कि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यानी अगर किसी एक साल में टैक्स रूल्स के मुताबिक, अकाउंटिंग नहीं, टैक्स रूल्स के मुताबिक ये 92 की जगह, प्रॉफिट की जगह अगर 20 का लॉस आ गया होता तो इस साल में टैक्स लगता तो ना, लेकिन जब अगले साल के अंदर प्रॉफिट आता 55 तो टैक्स वाले पिछला लॉस एडजस्ट करके 35 के ऊपर टैक्स लगाएंगे।
पिछले साल ये कहलाया था कैरी फॉरवर्ड लॉस, अगले साल ये कहला जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। तो जो हमने यहां से लेके प्लस माइनस करते करते ये फिगर निकाली, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी लेस होगा। अगर वो लेस होने के बाद नेगेटिव बन गया तो फिर ये जो नेगेटिव आया होगा ये क्या होगा, फिर से कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अगर पॉजिटिव आया तो इस पे अब टैक्स लगेगा, और जब इस पे टैक्स लगेगा तो एक टैक्स की अमाउंट निकल आएगी, लेकिन उसमें कुछ नेकियों का सिला ये मिलेगा कि टैक्स वाले हमारे टैक्स में कुछ कमी करना शुरू कर देंगे, टैक्स क्रेडिट्स देना शुरू कर देंगे। तो वो जो टैक्स क्रेडिट्स देंगे उसके बाद अब जो अमाउंट निकलेगी वो करंट टैक्स और करंट ईयर है। ये इस दूसरे पेज के ऊपर जो दूसरा डब्बा बनाया हुआ है वो देखें। इस टेबल में अज्यूम किया जा रहा है कि डेमो कैसे थोड़ा टैक्स का या बता देते हैं ऐसे ऐसे क्या रूल टेबल। जो बहुत टेक्निकल चीजें हैं उनमें तो सवाल वाला बताएगा। जैसे इसमें शेयर ऑप्शंस टेस्ट होती हैं IFRS 2, तो उसमें लिखा होता है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू को अलाउ करेगा, ये बता देते हैं। इसी तरह कुछ और भी अगर IAS टेस्ट हो रहे ना तो सवाल वाला बता देगा। फिर भी कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, वो मैंने नीचे समेटी हुई है। ब्रॉड फॉरवर्ड का जो रूल था मतलब 6 साल वाला, इतना तो गहरा नहीं टेस्ट होगा, तो इतनी गहरी चीज नहीं टेस्ट होगी कि आपको टैक्स रूल्स याद हो, नहीं। हाँ जी, पेज 2 पे दूसरा डब्बा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स की, इनएडिमिजिबल एड बैक कर दिए, एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दी, और वो आइटम्स जिन पे हम में और टैक्स में इख्तलाफ तो नहीं है लेकिन टाइमिंग का फर्क है वो यहां पर एडजस्ट कर दिए। और फिर इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉस एडजस्ट किया, जो आंसर निकला इस पे रेट लगाया जो भी एप्लीकेबल रेट बनता है। फिर जो आंसर निकला इसमें से टैक्स क्रेडिट्स एडजस्ट किए, और फिर जो एंड आंसर निकला ये करंट टैक्स फॉर करंट ईयर है। अच्छा, आपको जो आइटम्स की टैक्सेशन है, चूंकि IAS 12 ने तो नहीं सिखाना करंट टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। IAS 12 ने तो सिर्फ इतना कहा है कि टैक्स प्रॉफिट के ऊपर करंट टैक्स बनता है। अब टैक्स प्रॉफिट निकालना कैसे, ये IAS 12 ने नहीं सिखाना, ये तो इनकम टैक्स रूल्स हैं। पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान का लोकल लॉ है वो बताएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स रूल्स हैं, वो उन्होंने बताना है। लेकिन चूंकि सवाल में आपसे जो टेस्टिंग होगी उसमें करंट टैक्स भी निकालना हो सकता है, होता है, तो इसलिए करंट टैक्स की कुछ बेसिक चीजें रिवाइज कर लेते हैं। इसी पेज के तीसरा डब्बा देखें, ये जो तीसरा डब्बा इसी पेज पे, ये कुछ वो बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपको सवाल में नहीं भी कहे तो आपने याद रखने हैं। वैसे उम्मीद तो यही है कि इस पे जब सवाल आए तो उसमें डिटेल बताई हो, लेकिन कुछ बेसिक सी बातें ऐसी हैं जो सवाल वाला ना भी बताए तो अंडरस्टूड है कि आपको पता होना चाहिए। एक एक करके बताता हूं। जैसे पॉइंट नंबर 2 में बता चुका, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, कुछ इनकम एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जिनका कैश किसी और पीरियड में होगा और वो एक्सपेंस इनकम किसी और पीरियड के होंगे। जैसे इंश्योरेंस है, अब उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकती है, रेंट है, जैसे लीजेस पढ़ के आए हैं, ऑपरेटिंग लीज, तो उसमें रेंट की जो रिसीट है हो सकता है वो कुछ और हो, और लीज इनकम जो हम स्ट्रेट लाइन पे करते हैं वो कुछ और हो। तो उससे क्या होगा, उससे एक्रूअल बन जाएगी या प्रीपेमेंट बन जाएगी। तो अगर इनकम्स और एक्सपेंसेस जिनसे रिलेटेड एक्रूड प्रीपेड है उनकी टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं कहा कि ये एक्रूअल बेसिस पे है कि कैश, वैसे तो कहना चाहिए, अगर नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट एक्रूअल पे है। वो एक्सपेंसेस और इनकम्स जिनकी पेमेंट इनकम एक्सपेंस से डिफरेंट पीरियड में है, यानी प्रीपेड और एक्रूड क्रिएट हो गए, तो उनकी टैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं कहा तो बाय डिफॉल्ट वो एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होंगे। ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3, 4 ये मिलते जुलते ही हैं।
पॉइंट 3 में क्या है कि अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो हमने वो बनाई होगी बैड डेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट, जबकि टैक्स वाले वो नहीं अलाउ करेंगे। टैक्स वाले वो अलाउ करेंगे जो एक्चुअली राइट ऑफ हुआ होगा। तो हमने एक्सपेंस बनाया होगा पूरा, यानी हम जो एक्सपेंस बनाते हैं हम ये करते हैं कि बीडी है, सीडी राइट ऑफ, और फिर यहां से एक्सपेंस निकलता है। जबकि टैक्स वाले इसको नहीं अलाउ करेंगे, टैक्स वाले राइट ऑफ को अलाउ करेंगे। तो जब टैक्स वाले राइट ऑफ को अलाउ करेंगे तो हमने अपने प्रॉफिट निकालते हुए क्या एक्सपेंस चार्ज किया हुआ ये, तो हमें टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना तो क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करके इसको लेस करना पड़ेगा। तो टैक्स वाले राइट ऑफ मानेंगे, बैड डेट एक्सपेंस नहीं मानेंगे। ये तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। इसी तरह की चीज पॉइंट 4 में लिखी हुई है कि हमने IAS 37 के मुताबिक जो प्रोविजंस बनाई होती हैं वो खर्चा हो गया होता है, नहीं हुआ होता। तो टैक्स वाले तब अलाउ करते हैं जब खर्चा हो जाता है। तो हमने एक्सपेंस माना हुआ है जो अंदाजा लगाया था, जबकि टैक्स वालों ने अलाउ करना है जो एक्चुअली खर्चा हुआ। तो इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए क्या करें, जो हमने एक्सपेंस बनाया है वो एड बैक कर दें और जो एक्चुअली खर्चा हुआ है वो लेस कर दें। यानी सर वो डिसमेंटलिंग में कैपिटलाइज नहीं करते। हाँ जी बिल्कुल, वो आगे आ रही बात। अच्छा, इसी तरह से जो पॉइंट नंबर 5 है ये IAS 19 में जो हमने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशंस पढ़ी थी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान की बात कर रहा हूं। जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है ना उसमें कोई मसला नहीं है, भूल भाल गया। IAS 19 एक होते थे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, एक होते थे डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में जो कंट्रीब्यूशन थी वही हमारा एक्सपेंस था और टैक्स वालों ने भी उसी को अलाउ करना है, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान था उसमें हमारी करंट सर्विस कॉस्ट ये एक्सपेंस होता था, पास्ट सर्विस कॉस्ट ये एक्सपेंस था, इंटरेस्ट ये एक्सपेंस था। फिर इसके अलावा जो रीमेजरमेंट थी, एक्चुअरियल गेन लॉस थे, वो हम OCI में डालते थे। हम इन चीजों की अकाउंटिंग करते थे और एक फंड बनाया हुआ था, उस फंड में कंट्रीब्यूशंस डालते जाते थे और जो लोग छोड़ के जा रहे होते थे उनको उन फंड से निकाल के बेनिफिट्स दे रहे होते थे। हमने एक्सपेंस बनाया होगा करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट, जबकि टैक्स वालों ने अलाउ करना है, डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, या तो वो कंट्रीब्यूशंस को अलाउ कर रहे होंगे या बेनिफिट्स पेड को अलाउ कर रहे होंगे। तो जो हमने अकाउंटिंग की हुई है IAS 19 करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट, हमने वो एक्सपेंस बनाया हुआ है, जबकि टैक्स वालों ने या तो कंट्रीब्यूशन अलाउ करनी होगी या बेनिफिट्स पेड करने होंगे। वो देखना पड़ेगा सवाल वाला क्या कहता है। तो टैक्स प्रॉफिट तक कैसे पहुंचे, जो किया वो रिवर्स कर दें और जो टैक्स वाले कहते हैं वो चार्ज कर दें। ये पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है। पढ़ लिया करो यार सारा। कौन सा पॉइंट कहा है मैंने? पढ़ लिया पॉइंट का। छठा ये भी पढ़ लें। टैक्स वाले ना रिवैल्यूएशंस को नहीं मान रहे होते, पाकिस्तान में तो नहीं मान रहे होते और सवालों में भी फिर नहीं मान रहे होंगे। हमने जो रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग की हुई होगी उसके अगेंस्ट हो सकता है P&L हिट हुआ हो, जैसे इंपेयरमेंट लॉस चार्ज किया है, एक्सपेंस बनाया होगा, रिवैल्यूएशन है, अगर डाउनवर्ड है तो P&L में आया होगा, तो हमने तो उसको एक्सपेंस बनाया हुआ है। टैक्स वाले नहीं उसको एक्सपेंस मानते। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना है तो क्या करें, इन आइटम्स को रिवर्स कर दें। ये पॉइंट 6 में लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 7, लीजेस में बुक्स ऑफ लेसी। लीज की अकाउंटिंग ये पढ़ी थी कि वो राइट ऑफ यूज एसेट बनाता है और लीज लायबिलिटी बनाता है। तो लेसी राइट ऑफ यूज की डेप्शन चार्ज कर रहा होगा और लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस ले रहा होगा, जबकि टैक्स वाले उसको पूरे का पूरा लीज पेमेंट अलाउ करेंगे। तो जो एक्सपेंस हमने बनाया हुआ है वो रिवर्स कर देंगे और लीज पेमेंट चार्ज कर देंगे, तो टैक्स प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। ये पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 8,
हम लोग जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं IS-23, हमने किया होता है कैपिटलाइज, टैक्स वाले नहीं है कैपिटलाइजेशन मानते। तो जब हमने कैपिटलाइज किया है और टैक्स वालों ने उस साल जो एक्सपेंस बना वो अलाउ कर देना है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचना है। क्या करें? जो हमने कैपिटलाइज किया, नहीं डेप्शन का मसला नहीं है, वो डेप्रिसिएशन कवर हो जाएगी जब हम अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन के एडजस्टमेंट करेंगे, वो वहां कवर हो जाएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ वो बोरिंग कॉस्ट जो इस साल कैपिटलाइज हुई है, बस उसको एक्सपेंस बनाना है, डेप्शन का नहीं एडजस्टमेंट करनी। वो जब वैसे है, क्या पता कैपिटलाइज हुआ और साथ ही वर्किंग कंडीशन में आ गया, तो उसकी डेप्रिसिएशन खुद से नहीं एडजस्ट करनी। वो जब अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन का फर्क करेंगे ना, तो वहां कवर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मजीद ये बोरिंग कॉस्ट ही की चूंकि बात हो रही है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आगे बात और लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 8 एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको आगे चल के मजीद करना है डिस्कस डिटेल से, लेकिन अभी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है तो बता रहा हूं। हम लोग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो बनाते हैं एमोर्टाइज कॉस्ट वाले तरीके से। उसमें क्या होता है कि जो अगला पिछला डिस्काउंट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो सब उसमें निचोड़ के हमने डाल दिए होते हैं। जबकि टैक्स वाले किसको एक्सपेंस मानेंगे? जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, जो कूपन पेमेंट है ना, टैक्स वाले उसको मानते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड लगाया हुआ है। हमने इनिशियल अमाउंट ली थी, उसके ऊपर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक्सपेंस बनाते जा रहे थे और कूपन पेमेंट माइनस करते जा रहे थे। तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाया हुआ है इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला, जबकि टैक्स वालों ने अलाउ करनी है कूपन पेमेंट। तो जो हमने बनाया वो एड बैक कर दें और जो टैक्स वालों ने मानना है वो लेस कर दें। ये पॉइंट नंबर 8 में सारी डिस्कशन है। अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि क्या ऐड कर दें क्या लेस कर दें, ये तो मैं जबानी बोल रहा हूं। मैंने तो ये बात लिखी हुई है कि टैक्स वाले ये नहीं मान रहे, ये मान रहे। पॉइंट नंबर 9, हमने अगर डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बनाई है, इफ्रिक 1 पड़ा हुआ है, अगर हमने डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बनाई है तो हमने तो उसको प्लांट की कॉस्ट में ऐड किया हुआ है, जबकि टैक्स वाले कहते हैं जब खर्चा करोगे तो बताना। तो इसलिए हम जब उसको कॉस्ट में ऐड कर चुके और दूसरी तरफ प्रोविजन बना चुके, तो वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोविजन को क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस बना रहे हैं ना। टैक्स वालों ने वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं अलाउ करना, तो वो हम लोग फिर ऐड बैक कर देंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ही बोरिंग कॉस्ट वाली बात भी और डिस्मेंटलिंग वाली बात भी, आखिरी पॉइंट पढ़ लें। अगर हमें सवाल में खुद ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ी, अकाउंटिंग डेप्शन भी और टैक्स डेप्रिसिएशन भी, तो टैक्स डेप्रिसिएशन जिस अमाउंट पे लगेगी, अगर प्लांट की कॉस्ट थी 300, इसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई 40, इसमें डिसमेंटलिंग की प्रोविजन कैपिटलाइज हुई 30, तो अकाउंटिंग डेप्शन तो 370 के ऊपर चार्ज होगी, जबकि टैक्स वाले इसको तो फौरन अलाउ कर चुके और इसको बाद में कभी करेंगे, तो डेप्रिसिएशन टैक्स वाली किस पे कैलकुलेट होगी, 300 पे। ये आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ। हाँ जी, ओके। अच्छा, इसमें कैफ 7 लेवल के ही बिल्कुल आसान से और कुछ मुश्किल भी मैंने सवाल समेटे हैं। ये जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इनमें 2-3 तो हैं CFAP के, यानी स्टैंडर्ड से मैंने कॉपी किए हैं। बाकी जो है ना, वो मैंने कैफ 7 के सवाल उठाए हुए हैं। तो उनमें करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए बेसिक से 2 सवाल देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे आए। और इस पे करंट टैक्स पे नहीं टाइम लगाते इतना, क्योंकि डेफर्ड में बहुत कुछ है करने वाला। तो आप सवाल पढ़ें और उसका सॉल्यूशन ही देख लें। मैं सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप करता हूं। क्वेश्चन 1 भी और क्वेश्चन 2 भी सिर्फ करंट टैक्स फॉर द ईयर देख लें। है इंटरनेट नहीं आपके पास भी नहीं, व्हाट्सएप चलेगा भी?
अभी वो पीडीएफ बन रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट टैक्स सवाल पढ़े, सॉल्व करना है तो बेस्ट है। अगर सॉल्व नहीं भी करना, सिर्फ सोल्यूशन ही देख लें काफी है। मुझे करंट टैक्स बस इतना रिवाइज कराना है, काफी है, ताकि फिर आगे मैं डेफर्ड पे आऊं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 सिर्फ करंट टैक्स कैलकुलेट कर दें या कम से कम सोल्यूशन देख लें। करना, पॉज करना लेक्चर। हाँ जी, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कहा था आपसे कि करंट टैक्स निकाल दें बस, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से थे। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है तो नहीं जो डिस्कस करूं, तो आपने अगर कुछ पूछना हो तो पूछ देना मैसेज करके। चलिए जी आगे चलते हैं। करंट टैक्स में अगर आपसे एंट्रीज पूछी जाती है, रिवैल्यूएशन का सवाल होना तो एंट्रीज पूछी बिल्कुल जा सकती हैं। तो इसमें एंट्रीज देख लें पेज 2 के टॉप पे नोट्स में। चूंकि साल के एंड के ऊपर हम करंट टैक्स फॉर करंट ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको फिर एक्सपेंस बना रहे हैं, तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। टैक्स पेबल के अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स का वर्ड भी आ सकता है। करंट टैक्स ऑफ प्रायर ईयर क्या होता है? करंट टैक्स ऑफ प्रायर ईयर ये होता है कि जब हमने रिटर्न फाइल कर दी और टैक्स वालों के पास हक है उस रिटर्न को चेक कर सकते हैं, अगले 2, 4, 5, 6 साल तक चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी साल में टैक्स वालों ने रिटर्न चेक की, ऑडिट शॉडिट जो भी होता है वो हो, और हमारी रिटर्न से इख्तलाफ किया, शायद कागज उनको पूरे नहीं लगे, हम चीज जस्टिफाई नहीं कर सके, हमारी रिटर्न में कुछ मसले निकल आए। अच्छा, ये मैं उन मसलों की बात कर रहा हूं जो हमारे अकाउंटिंग के मसले नहीं है। हमने पिछले साल में रिटर्न फाइल की, उस रिटर्न की असेसमेंट हुई, ऑडिट वगैरह हुआ, और टैक्स वालों ने हमारी रिटर्न पे एतराज किया, किसी फिगर्स पे उनको एतराज था, ट्रीटमेंट पे एतराज था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे एतराज था, और ये वो एतराज है जो हमारे अकाउंटिंग का एरर नहीं है। अकाउंटिंग का एरर फिर अलग चीज है। ये वो है जो हमारी रिटर्न में उनको इख्तलाफ था। किसी की ट्रीटमेंट से इख्तलाफ हो सकता है, हमें लगता था ये फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो कहेंगे नहीं फैक्ट्री नहीं तो ऑफिस बिल्डिंग है। हम किसी खर्चे को कहेंगे तो ऑफिस का खर्चा, वो कहेंगे ये तो बिजनेस का खर्चा ही नहीं है। तो टैक्स वालों में और हमारे में अगर एतराज बन गया हमारी रिटर्न की फिगर्स को लेके, और आखिरकार हमें टैक्स वालों की बात माननी पड़ेगी, तो वो जो हमें मजीद अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी वो होगी किस साल की? इस साल की, किसी पिछले साल की। तो या तो उस पर और टैक्स देना पड़ेगा या पिछला टैक्स वापस करना। तो ये जो पिछले ईयर की किसी रिटर्न पे असेसमेंट के बाद एडजस्टमेंट है, ये करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर होता है। या तो हमें और टैक्स पड़ता है तो टैक्स एक्सपेंस बन जाता है, या पिछला टैक्स वापस होना होता है तो टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है। ये दूसरी एंट्री पेज 2 के टॉप पे, दूसरी एंट्री करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर। ये पिछले किसी साल की रिटर्न में टैक्स वाले चेंज डिमांड करके या तो और टैक्स मांग रहे हैं, और टैक्स मांग रहे हैं यानी हमने जो भरा था वो कम था, हमने अंडर एस्टिमेट किया था, या पिछला वापस कर रहे हैं, हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था। तो ये करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर है। ये जो करंट टैक्स पेज नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है कि कहां चार्ज करना है, इसकी बात अभी रहने देते हैं, ये डेफर्ड के साथ बताऊंगा। तो करंट टैक्स खत्म। डेफर्ड टैक्स पे आते हैं। डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं 2-4 मिसालें बता रहा हूं ताकि आपको डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ये जो एग्जांपल्स बता रहा हूं ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर बात की बात है कि सवाल में क्या करना है। पहले कॉन्सेप्ट समझें कि डेफर्ड टैक्स चीज क्या है। एक मिसाल 2019 और 2020। 2019 में
हमने एक नहीं चले, ऑपरेटिंग लीज पे एक एसेट दिया था और 2019 के एंड पे कहीं दिया था और हमें 2019 में इसका रेंट रिसीव हुआ 20,000, ये हमें हुआ रिसीव, जबकि मेनली वो 2020 से रिलेटेड था, तो हमने उसको इनकम बनाया 2020 में। एक रेंट की ट्रांजैक्शन हुई, हमने एक एसेट ऑपरेटिंग लीज पे दिया, लेसर है हम, ऑपरेटिंग लीज पे दिया और 19 के आखिर में कहीं इतना रेंट शुरू में ही रिसीव कर लिया, जबकि असल में वो 2020 से रिलेटेड था। तो हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में इनकम बना रहे हैं 2020 में, कैश मिल रहा है 2019 में, और टैक्स वाले कैश बेसिस पे इस पे टैक्स लगाने लगे हैं। और इस रेंट के अलावा प्रॉफिट बिफोर रेंट, जो इस रेंट के अलावा हमारा प्रॉफिट है वो 2019 में था 70,000 और 2020 में हमने कमाया 85,000। और टैक्स रेट 30%। मिसाल दोबारा दोहरा रहा हूं, रेंट इनकम के अलावा प्रॉफिट 2019 में कमाया हमने 70,000, 2020 में कमाया 85,000। एक एसेट लीज पे दिया था जो मेनली 2020 से रिलेटेड था, लेकिन पैसा उसका हमें दिसंबर के एंड पे कहीं मिल गया था, तो रिसीव 2019 में हुआ था, जबकि इनकम वैसे वो 2020 की है। तो हमने जब एसओसीआई बनानी है, हम जब एसओसीआई बनाएंगे 2020 2019, तो हम इस 20,000 को इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? उन्नीस में के 20 में? 20 में करेंगे। तो हम इसको इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे 2020 में। इससे हमारा पीबीटी बन जाएगा 105। वालेकुम अस्सलाम। जबकि टैक्स वाले कहते हैं कि ये रेंट इनकम हम कैश बेसिस पे टैक्स करेंगे। तो जब करंट टैक्स निकाला जाएगा, करंट टैक्स निकालने के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट में 105 और 70 हमने जो इनकम मानी हुई है उसको रिवर्स कर देंगे और जो टैक्स वालों ने टैक्स करनी है उसको शामिल कर लेंगे। तो हमने जो रेंट इनकम मानी हुई है वो हम कर देंगे रिवर्स, और टैक्स वालों ने चूंकि इसको रिसीट बेसिस पे डालना है तो वो इस पे टैक्स लगाएंगे जिस साल में रिसीव हुई है। किस साल में? ऐसा करने से टैक्स प्रॉफिट आ जाएगा 85,000 और 90,000, और टैक्स 30% है चूंकि, चूंकि टैक्स रिटर्न हमने फाइल करनी होती है और उसमें हम वही अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं जो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक बनता है, जिसको हमने करंट टैक्स कहा है। चूंकि टैक्स ऑफिशियली यही पे करना है तो इसको एक्सपेंस तो बनाना ही है। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। 2020 में 25,500,
और 2019 में 27,000। तो टैक्स तो हमने गवर्नमेंट को यही पे करना है और हम इसी की एंट्री करेंगे। 2020 में करेंगे 25,500 से टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल क्रेडिट, और 2019 में 27,000 से टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेबल क्रेडिट। लेकिन तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स, कुछ के अलावा तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स कि कोई भी एक्सपेंस उस पीरियड में बनना चाहिए जब वो अपने रिलेटेड रेवेन्यू से मैच हो रहा हो। यही वजह है कि सेल्स जिस पीरियड में आती हैं उसी पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट IFRS 15 जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट उसी पैटर्न से एक्सपेंस बना रहे होते हैं जिस पैटर्न से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा होता है, चाहे वो सेटिस्फाइड ओवर टाइम हो चाहे एट अ पॉइंट इन टाइम हो। मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो हर खर्चा तब एक्सपेंस बनता है जिस पीरियड में उससे रिलेटेड बेनिफिट मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स, जब उससे रिलेटेड इनकम कमा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट वो एक्सपेंस बनता है ताकि मैचिंग हो सके। तकरीबन सारे आईएस यही हैं। इसी को उलट कर लेते हैं, जिस पीरियड में इनकम आएगी उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी उसी पीरियड में एक्सपेंस चार्ज होना चाहिए। जिस पीरियड में इनकम आएगी उस इनकम से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो उसी पीरियड में चार्ज होना चाहिए ताकि मैचिंग हो सके। ये जो 20,000 का रेंट है, इस पे टैक्स पड़ेगा या ये एग्जेम्प्ट है? पड़ रहा है। जब इस पे टैक्स पड़ रहा है तो वो जो टैक्स इस पे पड़ रहा है कितना? 6,000। इस इनकम पे जो टैक्स पड़ रहा है वो है 6,000 रुपए। वैसे तो टोटल है ना ये 27,000 और 25,500, वो तो बिजनेस की बाकी इनकम्स पे है, लेकिन इस 20,000 पे जो टैक्स पड़ रहा है वो 6,000 है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि ये 20,000 रुपए जिस साल में इनकम शो हो उस पे पड़ने वाला टैक्स उसी साल में एक्सपेंस शो हो, तो मैचिंग है। लेकिन अभी इस वक्त ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि हमने इस 20,000 को इनकम माना है 2020 में। ये हमारी एसओसीआई है, हमने इसको इनकम 2020 में रिकॉग्नाइज किया है, जबकि टैक्स वालों ने इसको टैक्स 19 में किया था। तो इसका जो रिलेटेड टैक्स 6,000 है वो इसमें शामिल है कि इसमें शामिल है? इसमें शामिल है। तो हो क्या रहा है कि 20,000 की इनकम यहां है और उस पर पड़ने वाला 6,000 टैक्स वो यहां है। तो हम रिटर्न में तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, हम टैक्स पे तो ये बहस नहीं करेंगे कि नहीं वो 6,019 में नहीं हमने 20 में देना है, क्योंकि करंट टैक्स तो वो है जो रिटर्न पे जाना है, करंट टैक्स तो वो है जो टैक्स रूल्स के मुताबिक जाना है। लेकिन बाकी एसओसीआई, इस लाइन से ऊपर हम जो मर्जी लिखें, इस लाइन से नीचे हम जो मर्जी लिखें, टैक्स वालों को कंसर्न सिर्फ इस बात से है कि इतना प्रॉफिट कमाया है तो इतना टैक्स दो। बाकी इससे ऊपर वाली लाइन है वो भी सारी हमारी, इसके नीचे वाली लाइन है वो भी सारी हमारी, वो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी लिखें। तो हम इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर 20,000 रिकॉग्नाइज 2020 में है तो इस पे पड़ने वाला 6,000 टैक्स वो भी 20 में ही आना चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त वो 2019 में नजर आ रहा है। तो उसको 19 से शिफ्ट करके 20 में ले आना, ये डेफर टैक्स है। अभी एक 6,000 का एक्सपेंस यहां चार्ज हुआ है, हम यहां से इसको रिवर्स कर देंगे और यहां शामिल कर लेंगे। और जब किसी चीज को एक पीरियड से निकाल के दूसरे पीरियड में चार्ज किया जाता है तो उसके सहारे के लिए कोई बैलेंस शीट आइटम इस्तेमाल होती है। जैसे अगर हमने कैश मिल गया लेकिन उसको अभी वहां इनकम नहीं बनाना, अगले साल बनाना है, तो फिर एडवांस इनकम आ रही होती है। अगर हमने किसी खर्चे को उस साल एक्सपेंस नहीं बनाना, अगले साल बनाना है, तो फिर प्रीपेड एक्सपेंस आ रहा होता है। तो इसी तरह से इस 6,000 को यहां से यहां शिफ्ट करने में एक डेफर्ड टैक्स नाम का एसेट या लायबिलिटी, वो अकाउंट इस्तेमाल होगा। तो एक डेफर्ड टैक्स, चाहे वो एसेट है चाहे वो लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स नाम का एसेट और लायबिलिटी क्रिएट होगा जिसके जरिए हम 6,000 को इस पीरियड से इस पीरियड में शिफ्ट कर देंगे। यह डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि जिस साल में इनकम है उस पे पड़ने वाला टैक्स उसी साल में एक्सपेंस बनना चाहिए। अगर उस पे वो एक्सपेंस किसी और पीरियड में बना हुआ है
तो उसको किसी और पीरियड से शिफ्ट करके इस पीरियड में लाना, ये डेफर्ड टैक्स के जरिए हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्स का। टोटल टैक्स एक्सपेंस ये है। यानी टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2019 21,000 है। टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2020 31,500 है। तो टैक्स एक्सपेंस होता है एग्रीगेट करंट और डेफर्ड टैक्स का। ये मैंने नोट्स के पहले पेज के सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है कि टैक्स एक्सपेंस होता है एग्रीगेट करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का, पहले पेज के टॉप पे। सही है। अच्छा, जो नोट्स आपको दिए होते हैं ना, इसमें मेरी अपनी तरफ से लाइनें बहुत कम होती हैं। मैंने आईएस ही की लाइनों को समेटा होता है, तो ये सारा कुछ आईएस का लिखा होता है। मैं इसमें बहुत कम चीजें जो खुद से ऐड कर रहा होता हूं। बस मैंने आईएस की चीजों को इस तरह से स्ट्रक्चर किया होता है कि आप के पढ़ने के काबिल बन जाए। तो ये जो डेफिनेशन है टैक्स की, ये आईएस में डेफिनेशन है कि इन दोनों का एग्रीगेट ये टैक्स एक्सपेंस है। यानी अगर हम कहें कि पैट कितना है, तो पैट निकालने के लिए 105 में से 31,500 लेस होगा तो पैट निकलेगा। ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। और मिसालें देख लें एक दो। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 45,000 है और इसकी डेप्रिसिएशन हमारे मुताबिक और टैक्स रूल्स के मुताबिक। अच्छा, जब ये बात कर रहा हूं कि टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे या टैक्स रूल्स के मुताबिक, तो मेरी ये क्या टैक्स वाले बैठ के हमारी अकाउंटिंग कर रहे होंगे? नहीं, हम ही दो सेट्स मेंटेन कर रहे होंगे। यानी हम वो सेट्स ऑफ, एक तो है ना कि दो सेट मेंटेन करना, एक ऑफिशियल और एक अनऑफिशियल, ये और बात है। एक दो सेट मेंटेन करने की बात है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएएस के मुताबिक और एक अकाउंटिंग हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे टैक्स रूल्स के मुताबिक, ताकि पता चले कि टैक्स के मुताबिक हमारा क्या प्रॉफिट बनता है। तो टैक्स पर्पसेस के लिए जो इसको हमने, बल्कि इसको अकाउंटिंग के मुताबिक और टैक्स के मुताबिक, तो जो अकाउंटिंग के मुताबिक इसकी डेप्रिसिएशन बनती है वो बनती है 15,000, जबकि टैक्स रूल्स जो भी तरीका है, रिड्यूसिंग है जो भी है, वो बनती है 21,000 और 17,000। कितना हो गया? कितना रह गया? 7 कि 8? 7। अब इसमें अगेन टाइमिंग का फर्क आ गया। यहां पर भी टाइमिंग का फर्क था। हम एक इनकम को इनकम मान रहे थे 2020 में, जबकि टैक्स वाले उसको टैक्स लगा रहे थे 2019 में। यहां पर भी टाइमिंग का फर्क आ गया। सारे साल मिला के हम कितना एक्सपेंस मान रहे हैं? 45। टैक्स वाले कितना अलाउ कर रहे हैं? 45। तो टाइमिंग का फर्क आ गया। अब इस टाइमिंग के फर्क को डेफर्ड टैक्स से कैसे एडजस्ट करें वो देखते हैं। डेप्रिसिएशन के अलावा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ईयर 1 में 80,000, ईयर 2 में 90,000 और ईयर 3 में 100,000। और टैक्स रेट है 25%। इसमें डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बताता हूं।
ईयर 1, 2 और 3। ईयर 1 में प्रॉफिट कमाया हमने 80,000, 90,000 और 1,00,000। एसोसीआई डेप्रिसिएशन चार्ज की 15,000, 15,000 और 15,000। पीबीटी कितना बन गया? 65, 75 और 85। करंट टैक्स कैलकुलेट करता हूं। करंट टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका, पीबीटी में अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करके टैक्स डेप्शन लेस कर दें। 65,000, 75,000 और 85,000। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कितनी है? 7,000। अच्छा, आपने चूंकि ये FAR2 में पढ़ा हुआ है और पढ़ा होना चाहिए था, तो जितना टाइम इस पे FAR2 में लगता है उतना टाइम लग नहीं सकता इधर, क्योंकि FAR2 में मैं इस टॉपिक को तकरीबन को 15-16 घंटे में पढ़ाता हूं और इससे और आगे पढ़ना है हमने, सिर्फ उतना नहीं पढ़ना। तो ये अगर आपको FAR2 वाला पोर्शन नहीं आता, इसीलिए एक्सेस दी थी कैप 7 की, और अगर वो नहीं यूज की तो आप खुद ही इस पे टाइम लगाइए। मैं रिवाइज सारा करवा रहा हूं, लेकिन ये जो बातें अभी समेट रहा हूं ना, ये मैंने कैप 7 में तकरीबन को 4-5 लेक्चर्स के बाद मैं यहां तक पहुंचा होता हूं। ये जो भी मैंने 15 मिनट के अंदर करंट टैक्स बताया ना, 2 क्लास तो उस पर लगाता हूं मैं। तो इसलिए आपको अगर इसमें बहुत ही कच्चे कच्चे कॉन्सेप्ट महसूस हो रहे हैं तो वो आपने खुद ही रिवाइज करना है। मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं, डिटेल तो खैर सारी बता रहा हूं, लेकिन मैं उतना ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगा सकता, और बहुत कुछ है इसमें पढ़ने वाला। बता सारा रहा हूं लेकिन क्विकली बता रहा हूं। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एड बैक और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस, टैक्स प्रॉफिट कितना आ जाएगा? कितना? 59, 73, 93। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से टैक्स डेप्रिसिएशन 6,000 ज्यादा है। ये सवालों में हो सकता है कि आपको अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्शन देने की बजाय इनका डिफरेंस बता दें। तो अगर टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्शन से ज्यादा है तो माइनस कर दें। टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 2,000 ज्यादा है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्शन से 8,000 ज्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, हो चुका है, कि आपको टैक्स और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बताने की बजाय इन दोनों का डिफरेंस बता दिया जाए, तो आप उस डिफरेंस को ऐड या लेस कर लेंगे। अगर अकाउंटिंग डेप्शन ज्यादा है तो ऐड, टैक्स डेप्शन ज्यादा है तो लेस, क्योंकि टैक्स डेप्शन लेस हुआ करती है, टैक्स डेप्शन ज्यादा है तो मतलब और लेस कर दें। अकाउंटिंग डेप्शन ऐड बैक हुआ करती है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा है मतलब और ऐड कर दें। तो आपको सवाल में इन दोनों की बजाय ये भी दिया हो सकता है। करंट टैक्स कितना बनेगा? 25%, 14,000, 750, 23,000। ये आ गया करंट टैक्स। तो टैक्स रूल्स के मुताबिक जो टैक्स बनता है ये, वो तो ये है। अच्छा, इसमें अब मिसमैच क्या हो रहा है? पहले जो मैंने 20,000 की बात लिखी थी उसमें तो बहुत आसान था कि 20,000 की इनकम एक साल में थी, जबकि उस पर पड़ने वाला 6,000 रुपए अगले साल में था। तो हमने अगले साल से पूरा 6,000 उठा के इधर शिफ्ट कर दिया था। यहां पर मिसमैच कैसे हो रहा है?
इनकम पे टैक्स पड़ता है, एक्सपेंस पे टैक्स सेव होता है। तो मैचिंग ये है कि अगर हमने कोई एक्सपेंस जिस साल में बनाया है, अगर उसकी टैक्स सेविंग है, अगर, तो वो टैक्स सेविंग भी उसी साल में होनी चाहिए। एक्सपेंस की मैचिंग है टैक्स सेविंग और इनकम की मैचिंग है उस पर पड़ने वाला टैक्स एक्सपेंस। तो ईयर 1 में क्या मसला हुआ है, ईयर 1 में क्या मिसमैच है, हमें 6000 की ज्यादा डिडक्शन मिल गई है। हमने एक्सपेंस जितना बनाया था उसी पे टैक्स बचना चाहिए था, 6000 फालतू डिडक्शन मिल गई है, 6000 पे फालतू टैक्स अभी बच गया है। अभी चाहिए वो बचत नहीं, तो एक्सपेंस में उसको ऐड बैक कर दें। हमें ईयर 1 में इतनी डिडक्शन चाहिए थी। डिडक्शन चाहिए से मुराद यह है कि जिस साल में एक्सपेंस हो उस साल में टैक्स बचना चाहिए। तो हमारे मुताबिक अगर ईयर 1 का एक्सपेंस 15,000 है तो टैक्स बचत भी इस 15,000 पे मिलनी चाहिए थी, जबकि टैक्स वालों ने ईयर 1 में 21,000 की डिडक्शन अलाउ कर दी। तो ज्यादा बचत मिल गई ना। कितने पे ज्यादा? 6,000 पे ज्यादा। अभी नहीं चाहिए, वो अगले ईयर्स की है, इस ईयर से निकाल दें। 6,000 की कितनी ज्यादा बचत है? 1500। तो वो 1500 ईयर 1 में मिल गई है, नहीं अभी नहीं चाहिए ईयर 1 में। ईयर 1 में उसको हम टैक्स एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। 6,000 की हमें फालतू डिडक्शन मिल गई, इस पे 1500 रुपए की टैक्स की बचत आ गई, नहीं चाहिए इस साल, वापस कर दें। अच्छा, टैक्स वालों को वापस नहीं कर दें, ये हम अपनी बुक्स में कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हमने टैक्स एक्सपेंस बढ़ा दिया। दूसरे साल क्या मिसमैच है? 2,000 की फालतू डिडक्शन मिल गई है। हम 15,000 एक्सपेंस बना रहे थे तो टैक्स बचत 15 पे होनी चाहिए थी, 17 पे हो गई है, गलती से हो गई। अकाउंटिंग टैक्स रूल्स का फर्क है। तो जब एक्सपेंस 15,000 तो टैक्स बचना भी 15 पे चाहिए था, लेकिन टैक्स 17 पे बच गया है। तो 2,000 फालतू डिडक्शन की वजह से कितना फालतू टैक्स बच गया हुआ है? 500। तो वो जो 500 बच गया है, नहीं चाहिए, वो फिर ऐड कर दें। एक्सपेंस 15,000 तो टैक्स बचत भी 15,000 पे होनी चाहिए थी, लेकिन इस साल टैक्स वालों ने सिर्फ 7,000 अलाउ किया। तो 8,000 पे टैक्स बचत कम मिली ना। वो क्यों कम मिली? क्योंकि पहले ज्यादा मिल गई थी, तो हमें पहले 2 ईयर से निकाल के उस बचत को यहां शिफ्ट करना है। तो 8,000 पे कितनी टैक्स बचत, वो अब हम यहां खुद बचा लेंगे। ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सपेंस या इनकम जिस साल में है उसका टैक्स इफेक्ट भी उस साल में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टैक्स रूल्स कुछ और है, तो हमें उसको खुद से यहां लाना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। वो जो करना पड़ेगा वो डेफर्ड टैक्स है। यानी डेफर्ड टैक्स टैक्स में की गई वो एडजस्टमेंट है जिससे टैक्स का टोटल एक्सपेंस अपनी रिलेटेड इनकम एक्सपेंस से मैच हो जाता है। लोगों को ये चीज मैंने बाद में करनी है डिस्कस, लेकिन अभी मैंने एक चीज बनाई हुई है तो बता देता हूं। डेफर्ड टैक्स ने मैचिंग सीधी ऐसे कर दी कि इस पे लगाएं 25%, ये आ गया। इस पे 25% लगाएं, ये आ गया। इस पे 25% लगाएं, ये आ गया। तो डेफर्ड टैक्स मैचिंग के लिए इस्तेमाल होता है ताकि टोटल जो टैक्स एक्सपेंस है वो ऊपर लिखी इनकम एक्सपेंसेस से मैच कर जाए। जो कमी बेशी रह रही थी वो हमने डेफर्ड टैक्स के नाम से पूरी कर दी, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। अगर आप ओवर द पीरियड देखेंगे ना तो ये 0 है। यानी डेफर्ड टैक्स क्रिएट हुआ फिर रिवर्स हो गया। ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। और एक मिसाल और देख लेते हैं।
ये जरा बोर्ड की सैर करा दें, फिर मैंने मिटाना है। अच्छा, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं तो उससे मिसाल 3 बन जाएगी। ये जो मशीन हमने खरीदी है, हो सकता है टैक्स वाले इस मशीन को खरीदने की जो ट्रांजैक्शन हमने की है उससे इख्तलाफ करते हो सकता है हमने इसको कैश पे खरीदा हो सकता है हमने इसके कागज सही ना बनवाए हो, तो टैक्स वाले कहें कि चेक के थ्रू पेमेंट नहीं है, हमने तो अलाउ ही नहीं करना। तो हो सकता है कि इस मशीन की डेप्रिसिएशन हम बिल्कुल चार्ज कर रहे हैं लेकिन टैक्स वाले अलाउ ही नहीं कर रहे। कोई कागजों में मसला हो सकता है, कोई और मसले हो सकते हैं, टैक्स वाले इसकी डेप्रिसिएशन अलाउ कर ही नहीं रहे। ये एग्जांपल 3 बना दी मैंने। क्यों नहीं कर रहे? होगा कोई मसला, शायद पेमेंट का चैनल ठीक नहीं होगा, कैश पे खरीदी होगी, चाहे कहीं ऐसी जगह से खरीद लाए होंगे जहां पर कागज नहीं बनते, तो टैक्स वालों ने इस खर्चे को मानने से कर दिया इनकार। जब इनकार कर दिया तो वो उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अकाउंटिंग डिडक्शन एड बैक भी ना करें फिर, जब टैक्स डिडक्शन लेस ही नहीं करनी तो एड बैक तो करेंगे। तो ये हो जाएगा 80, 90 और 100 और टैक्स पड़ जाएगा 20, 25 और 22,500। बीस, 22,500 और 25। डेफर्ड टैक्स में क्या आएगा? है कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि जब इस 15,000 की टैक्स सेविंग है ही नहीं तो फिर मिसमैच का भी सवाल नहीं है। मसला तो तब होता कि 45,000 हम इन 3 साल में 15-15 करके एक्सपेंस बना रहे होते, जबकि टैक्स वाले उसको किसी और पैटर्न से अलाउ कर रहे होते। तो इस 15,000 पे टैक्स बच रहा होता लेकिन किसी और पीरियड में बच रहा होता, तो फिर डेफर्ड टैक्स होता। जब इस पे टैक्स बच ही नहीं रहा तो फिर मिसमैच किस बात का? तो डेफर्ड टैक्स की यहां जरूरत नहीं है।
तो डेफर्ड टैक्स की समरी ये हुई, कॉन्सेप्चुअल समरी, आईएस 12 वाली समरी नहीं बताई अभी। ये मैंने भी जो बताया ना, ये आईएस 12 का मेथड नहीं है, आईएस 12 का मेथड कुछ और है। ये मैंने डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट समेट रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम्स जिनकी टैक्सेशन है लेकिन किसी और पैटर्न से है, हम कभी और इनकम मान रहे हैं टैक्स वाले, कभी और टैक्स लगा रहे हैं, हम कभी और एक्सपेंस बना रहे हैं टैक्स वाले, कभी और अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम्स जिन पे हमारा और टैक्स वालों का टाइमिंग का इख्तलाफ है, हम किसी और टाइम किसी और पैटर्न पे एक्सपेंस मानते हैं, टैक्स वाले किसी और पैटर्न पे अलाउ करते हैं। जैसे मैंने यहां डेफिनेशन लिखी हुई थी, हम किसी और टाइम पे किसी और पैटर्न पे इनकम बनाते हैं, टैक्स वाले किसी और पैटर्न किसी और टाइम पे टैक्स लगाते हैं। तो उससे होगा क्या कि उन आइटम्स के टैक्स इफेक्ट्स किसी और पीरियड्स में गिर जाएंगे, मिसमैच हो जाएगा। तो डेफर्ड टैक्स क्या कर रहा है, उस मिसमैच को ठीक कर रहा है। वो फिगर प्लस माइनस कर रहा है ताकि ऊपर लिखी हुई एक्सपेंसेस इनकम से उनका टैक्स मैच हो जाए। लेकिन जिन आइटम्स का टैक्स इफेक्ट है ही नहीं, तो उन पर डेफर्ड टैक्स भी नहीं है। टैक्स इफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि या तो टैक्स वाले एक्सपेंस की बात हो रही है तो उस पर डिडक्शन ही अलाउ नहीं करते, या इनकम की बात हो रही है तो उस पर टैक्स लगाते ही नहीं है। तो जिन आइटम्स पे अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में टाइमिंग का फर्क है, उन पे डेफर्ड टैक्स क्रिएट होगा। और जिन आइटम्स का टैक्स इफेक्ट है ही नहीं, तो उन पे फिर डेफर्ड टैक्स भी क्रिएट नहीं होगा। ये डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट की समरी है। इस कॉन्सेप्ट की समरी को आईएस 12 से जोड़ने से पहले जो अभी आपने 2 सवाल किए, उनमें से एक सवाल कर देता हूं मैं। ज़बानी देखे बेशक, लेकिन किए हैं। पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा बताइएगा और बेशक आप मुझे सॉल्यूशन से देख के ही बता दीजिएगा। करंट टैक्स की कैलकुलेशन बतानी है आपने, करंट टैक्स की कैलकुलेशन बतानी है। डेफर्ड की तो वो कैलकुलेशन हुई है जो आईएस 12 कहता है, लेकिन मैंने अभी आईएस 12 की बात नहीं की, मैंने आपको अभी सिर्फ डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो आपने अभी जबानी देखा था, उसमें से मुझे करंट टैक्स की फिगर्स बता दें। पीवीटी और क्या है, खैर है बता दें। पेनल्टी है कितनी? 0.7। और ग्रेच्युटी एक्सपेंस है कितना? 2.4। और लीज का इंटरेस्ट है कितना? 0.15। और डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज 0.7। और डेप्रिसिएशन अदर एसेट्स 1.1। और लीज रेंटल है 0.65। और टैक्स डेप्रिसिएशन 1.65। बोरिंग कॉस्ट 2.3। और ग्रेच्युटी पेड 1.6। और बस टैक्स प्रॉफिट कितना आ गया? अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी है 14.65। अच्छा, अभी आपको चूंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वाली बात को इग्नोर कर रहा हूं। अभी चूंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वाली बात को छोड़ देते हैं। डेफर्ड टैक्स निकालने लगा हूं इस सवाल का। अभी एग्जाम्पल 2 के अंदर ईयर 1 में 1500 लिखा था, वो 1500 कैसे निकला था?
मैंने एग्जाम्पल 2 अभी जो की थी उसमें मैंने ईयर 1 में पॉजिटिव डेफर्ड टैक्स के सामने 1500 रुपए लिखा था। ये क्या था है? अच्छा, मैंने 1500 निकाला था 6000 पे 25% लगा के। अच्छा, 6000 क्या था? अकाउंटिंग और टैक्स डिडक्शन का डिफरेंस था। चूंकि टैक्स वालों ने ज्यादा डिडक्शन अलाउ कर दी थी, 6000 उन्होंने ज्यादा डिडक्शन अलाउ कर दी थी, तो हमने इस पे फिर रेट लगाया था, वो बना था 1500 और उसको टैक्स एक्सपेंस में ऐड कर दिया था। क्यों ऐड कर दिया था? क्योंकि फालतू में डिडक्शन अभी ज्यादा मिली हुई है, अभी नहीं चाहिए थी उसकी बचत, अगले सालों में देखेंगे, तो इसलिए ईयर 1 में उसको 1500 ऐड बैक कर दिया था। तीसरे साल में 2000 कैसे आया था? तीसरे साल में 2000 ऐसे आया था कि हमने एक्सपेंस डेप्रिसिएशन मानी थी 15000 और टैक्स वालों ने डिडक्शन दी थी सिर्फ 7000 की, तो 8000 की डिडक्शन कम मिली। क्यों कम मिली? क्योंकि पहले मिल गई थी, तो हमने उस 8000 पे, 8000 क्या है? दोनों का डिफरेंस, उस 8000 पे रेट लगाया और उसको डेफर्ड टैक्स कहा। तो डेफर्ड टैक्स अभी जो दो मिसालें की हैं, 3-4 दफा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट कैसे हो रहा है डेफर्ड टैक्स? एक पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम की अकाउंटिंग ने क्या फॉर द ईयर रिकॉर्डिंग की और टैक्स वालों ने क्या अलाउ किया, उनके डिफरेंस पे रेट लग रहा है। एग्जाम्पल 2 दोबारा, ईयर 1 में मैंने डेफर्ड टैक्स पॉजिटिव 1500 लिखा था। कैसे कैलकुलेट हुआ 1500? 6000 पे रेट लगाया। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यह था कि 6000 की फालतू डिडक्शन मिल गई, नहीं चाहिए थी अभी, तो उसका हमने टैक्स फिर ऐड बैक कर दिया। 6000 कैसे निकला? अकाउंटिंग ने जो एक्सपेंस माना और जो टैक्स ने अलाउ किया, उनका डिफरेंस, यानी एक्सपेंसेस और इनकम्स की जो अकाउंटिंग की फॉर द ईयर फिगर है और जो टैक्स की फॉर द ईयर फिगर है, उनके डिफरेंस पे रेट लगाएंगे तो डेफर्ड टैक्स बनेगा। ये बात अभी समझ आई ना? हमने एग्जाम्पल 2 में जो डेफर्ड टैक्स निकाला है वो डेप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा था, तो फॉर द ईयर जो उसकी अकाउंटिंग फिगर है और फॉर द ईयर जो टैक्स फिगर है, इनके डिफरेंस पे रेट लगाया है, तो ये डेफर्ड टैक्स निकला है। अब सवाल में सिर्फ डेप्रिसिएशन तो नहीं है, सवाल में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इन पे फिर हम सब इकट्ठा डेफर्ड टैक्स बना लेते हैं। करंट टैक्स निकालते हुए अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ये सारी चीजें क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस है ना। हम एड लेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अकाउंटिंग की फिगर और टैक्स वाली फिगर में फर्क है। जैसे अकाउंटिंग के मुताबिक एक्सपेंस ग्रेच्युटी का ये था, जबकि टैक्स वाले कहते हैं नहीं ये है, तो डिफरेंसेस हैं, तभी तो इसमें एड लेस किया है। सेल्स क्यों नहीं लेस किया उसे? उसमें कोई इख्तलाफ नहीं था, वो मान रहे थे। सैलरीज क्यों नहीं यहां से एड बैक की? मान रहे थे। तो ये जो करंट टैक्स निकालते हुए हमने चीजें प्लस माइनस की हैं, ये है ही वो जिनमें अकाउंटिंग और टैक्स के ट्रीटमेंट्स में फर्क है, और इन्हीं पे तो डेफर्ड टैक्स बनना है। तो इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। एक्सपेंसेस इनकम्स की आइटम्स, उनकी अकाउंटिंग फिगर, उनकी टैक्स फिगर और उन अकाउंटिंग और टैक्स फिगर्स में डिफरेंस। पेनल्टी है। ये मैं यहां पर जो कैलकुलेशन करने लगा हूं, किस चीज की कैलकुलेशन कर रहा हूं? तो यहां पर फिर मैं वही आइटम्स लिखूंगा जिन पे डेफर्ड टैक्स क्रिएट होना है। इस पे डेफर्ड टैक्स क्रिएट होना क्यों नहीं? क्योंकि टैक्स वालों ने इसको मानना ही नहीं है। तो जिस चीज की टैक्सेशन है ही नहीं, तो उसमें फिर टाइमिंग डिफरेंस भी नहीं है। जैसे हम ग्रेच्युटी एक्सपेंस जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल को इसी ने अल्टीमेटली पे होना है ना, तो हम अभी एक्सपेंस मान रहे हैं, टैक्स वाले तब अलाउ करेंगे जब पे होगा। हम डेप्रिसिएशन किसी और पैटर्न से चला रहे हैं, टैक्स वाले किसी और पैटर्न से अलाउ कर रहे हैं, बस टाइमिंग का फर्क है। तो जिन एक्सपेंसेस इनकम्स की अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में टाइमिंग का फर्क है, उन पे डेफर्ड टैक्स क्रिएट हो रहा है, और जिन आइटम्स का टैक्स है ही नहीं, उन पे डेफर्ड टैक्स भी नहीं है। तो पेनल्टी यहां क्यों ऐड बैक की है? क्योंकि टैक्स वालों ने इसको मानना ही नहीं है। तो जब मानना ही नहीं है, तो इसमें कहीं टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है? नहीं, तो फिर इसमें डेफर्ड टैक्स भी नहीं है। तो मैं इस कैलकुलेशन में पेनल्टी लिख ही नहीं रहा। ग्रेच्युटी हमने मानी है, ग्रेच्युटी
2.4, जबकि टैक्स वालों ने कितनी अलाउ की? 1.6। इंटरेस्ट लीज के हवाले से, लीज पेमेंट के हवाले से कह लें चले, हमने क्या एक्सपेंस माना? जबकि टैक्स वालों ने क्या अलाउ किया? हमने राइट ऑफ यूज एसेट पे डेप्रिसिएशन मानी, टैक्स वालों ने कितनी अलाउ की? 0। अच्छा, टैक्स वाले अलाउ ही नहीं कर रहे, लेकिन वो रेंटल अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सारी डेप्रिसिएशंस मिला लें और सारे इंटरेस्ट मिला लें तो बन वो लीज पेमेंट के बराबर जाएगा। तो हम बेशक उसको डेप्रिसिएशन के नाम से और इंटरेस्ट के नाम से एक्सपेंस बना रहे हैं, टैक्स वाले उसको रेंटल के नाम से अलाउ कर रहे हैं, तो फर्क नहीं है, बस टाइमिंग का फर्क। तो इसलिए डेफर्ड टैक्स है इस पे। डेप्रिसिएशन, पीपीई की डेप्रिसिएशन हमने कितनी मानी? 1.1। टैक्स वालों ने कितनी अलाउ की? 1.65। बोरिंग कॉस्ट हमने कितनी मानी? हमने कितनी एक्सपेंस मानी? टैक्स वालों ने 2 तो इस पे कैसे टाइमिंग का फर्क आया? हमने कैपिटलाइज कर लिया और वो डेप्रिसिएशन के नाम से चार्ज होगा, टैक्स वालों ने फौरन अलाउ कर दिया। तो जिस एक्सपेंस इनकम पे टैक्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है दोनों ही, लेकिन टाइमिंग का फर्क है, उन पे डेफर्ड टैक्स बन रहा है। क्योंकि डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आइटम्स जिनका टैक्स किसी और टाइम में पड़ा हुआ है उसको उस टाइम से निकाल के इस टाइम में लाना ताकि मैचिंग हो सके, ये डेफर्ड टैक्स है। लेकिन जिन आइटम्स का टैक्स है ही नहीं तो फिर उसके मिस मैचिंग का भी कोई मसला नहीं है, तो उस पर डेफर्ड टैक्स भी नहीं है। डेफर्ड टैक्स अभी पिछली एग्जांपल में कैसे कैलकुलेट किया था? डिफरेंस पे ना, तो इनके डिफरेंस ले लेते हैं। अच्छा, किसी का डेफर्ड टैक्स पॉजिटिव बनना होगा, किसी का नेगेटिव बनना होगा, और उसकी रीजन वही है जो भी एग्जांपल्स में सिखाई थी। तो अभी रीजंस की बजाय सीधा सीधा फार्मूले पे गौर कर लेते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस है ना, इनमें टैक्स फिगर माइनस अकाउंटिंग फिगर कितनी? जी, माइनस में। और अगर यहां पर कोई इनकम भी आ रही होती तो उसमें अकाउंटिंग माइनस टैक्स फिगर करते हैं। अच्छा, ये रट्टा नहीं है, ये है वही कॉन्सेप्ट जो भी एग्जांपल्स में किया, कॉन्सेप्ट है, लेकिन सवाल में आसानी के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया कि जब एक्सपेंसेस में हम कर रहे हैं तो टैक्स फिगर माइनस अकाउंटिंग फिगर, और जब इनकम्स पे हैं तो अकाउंटिंग फिगर माइनस टैक्स फिगर। इसकी रीजन वही है जो पहले सिखाई है, बस अभी कैलकुलेशन में आसानी के लिए ऐसा किया। अगर टैक्स रेट हर आइटम पे फर्क होता, बिल्कुल हो सकता है, तो हर एक पे अलग अलग रेट लगता, लेकिन चूंकि सब पे सेम टैक्स रेट है, कितना टैक्स रेट है, तो फिर इन सबको एक ही बार नेट करके फिर 35% लगा लेते हैं, ये डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। आल्दो के ये सही नहीं है क्योंकि इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी था, मैंने उसको नहीं टैकल किया अभी। असल में आपको बस ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना चाह रहा था। तो डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट फिर दोहरा रहा हूं, डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट यह है कि जो आइटम्स एक्सपेंसेस और इनकम्स की, उनकी अकाउंटिंग की रिकॉग्निशन और टैक्स की ट्रीटमेंट में टाइमिंग का फर्क है। उनके टैक्स किसी और पीरियड में फॉल कर जाएंगे, उनको उन किसी और पीरियड से निकाल के इसी पीरियड में लाके रिलेटेड इनकम एक्सपेंस से मैच कराना, यह डेफर्ड टैक्स के जरिए किया जाता है। जिन आइटम्स पे टैक्स इफेक्ट है ही नहीं तो उनमें फिर टाइमिंग का फर्क भी नहीं है, तो उन पे डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। और किस तरह से कैलकुलेशन की डेफर्ड टैक्स की? जो एक्सपेंसेस इनकम्स की अकाउंटिंग की फॉर द ईयर फिगर्स है, फॉर द ईयर, टैक्स की फॉर दैट ईयर ही,
यानी हम ये अगर 2020 की बात कर रहे हैं तो ये 2020 की बात हो रही है कि इन नामों से हमने 2020 में क्या अकाउंट फॉर किया और इन्हीं नामों के बारे में टैक्स वालों ने 2020 में क्या अलाउ किया। इन दोनों का डिफरेंस और उस डिफरेंस पे टैक्स का रेट, ये डेफर्ड टैक्स फॉर दैट ईयर है। क्यों डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है? क्योंकि ये आइटम्स फॉर द ईयर है, तो इन पे लगने वाला, इन पे आने वाला डिफरेंस फॉर द ईयर है, और जब उस पे रेट लग गया तो आने वाला डेफर्ड टैक्स भी फॉर द ईयर है। या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जैसे एग्जांपल 1-2 में किसी साल में पॉजिटिव लिखा था, किसी साल में नेगेटिव लिखा था। ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट है। एक 5 मिनट का काम है, बल्कि उससे जल्दी भी हो सकता है। क्वेश्चन 2, आपने अभी क्वेश्चन 2 करंट टैक्स का भी देखा है कि नहीं? उसका सॉल्यूशन सामने रखें, करंट टैक्स वाला। मैंने सारी फिगर्स करंट टैक्स से उठाई हैं। अगर जबानी भी देखा था ना, फिर भी सॉल्यूशन सामने रख लें। करंट टैक्स का सॉल्यूशन सामने रखें, इसमें आपको वही आइटम्स नजर आएंगी जिनमें डिफरेंस है। डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करें, सॉल्यूशन में नहीं है इसलिए करें। क्वेश्चन नंबर 2, करंट टैक्स की वर्किंग सामने रख के आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी आइटम्स पे फर्क है, जिस तरह मैंने ये सामने किया है। डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करें, और तरीका फिर बता देता हूं। एक्सपेंसेस को जब देख रहे होंगे तो टैक्स फिगर माइनस अकाउंटिंग फिगर, और जब इनकम्स की बारी होगी तो अकाउंटिंग फिगर माइनस टैक्स फिगर।
अच्छा, कैसे पता सही है कि नहीं सही है? डेफर्ड टैक्स का सॉल्यूशन है दूसरे तरीके से, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस मैच कर जाएगा आपका। हाँ जी, नहीं मैच किया? चलें इधर देखें, बताएं क्या क्या चीजें हैं। करंट टैक्स की वर्किंग से बता दें, बता दें, चलें, हो सकता ना कर रहा हो किसी का। करंट टैक्स की वर्किंग की चीजें बता दें। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की कितनी है? 4750 और टैक्स की 7000। और क्या है? लॉस ऑन डिस्पोजल। अकाउंटिंग की फिगर 100 और टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल है 300। ग्रेचुटी हमने माना है 1500, टैक्स वालों ने कितना अलाउ किया? 5000। और एडवर्टाइजमेंट हमने तो फॉरेन एक्सपेंस मान लिया, कितना? 450 नहीं, जबकि टैक्स वालों ने 150 अलाउ किया है, 150 अलाउ किया है। और क्या? बैड डेट हमने बैड डेट माने हैं और टैक्स वालों ने 100। और एग्जाम्प्ट इनकम पे तो डेफर्ड टैक्स नहीं होगा, उसका तो टैक्स है ही नहीं, तो फिर डेफर्ड टैक्स भी नहीं है। और बस ये एक्सपेंसेस हैं, तो टैक्स माइनस अकाउंटिंग 2250 नेगेटिव, 3500 पॉजिटिव, 300 नेगेटिव, 75 नेगेटिव। और ये चूंकि इनकम है तो अकाउंटिंग माइनस टैक्स 300 नेगेटिव। क्या? कोई मसला नहीं। ये डेफर्ड टैक्स, ये सेंटेंस समराइज करके मैं खत्म कर रहा हूं क्लास। IAS 12 फिर 90 में स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको डेफर्ड टैक्स IAS 12 नहीं पढ़ाया, ये डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट बताया। समरी दोबारा सुन लें। वो आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम्स जिनका टैक्स ट्रीटमेंट है लेकिन अकाउंटिंग से डिफरेंट टाइम पे है, हम किसी और साल में अकाउंट फॉर कर रहे हैं, टैक्स वाले किसी और साल में उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो उनका रिलेटेड टैक्स किसी और पीरियड में फॉल कर जाएगा। उस मिसमैच को ठीक करने के लिए डेफर्ड टैक्स बनाया जाता है। लेकिन ये उन आइटम्स पे है जिनका टैक्स इफेक्ट है, और जिन आइटम्स का टैक्स इफेक्ट है ही नहीं उन पे डेफर्ड टैक्स भी नहीं है। और कैलकुलेशन क्या की? जो आइटम्स जिन पे डिफरेंस है उनकी अकाउंटिंग के मुताबिक फॉर द ईयर फिगर
टैक्स के मुताबिक फॉर दैट ईयर फिगर, डिफरेंस भी फिर फॉर द ईयर, और उस पर रेट लगा के डेफर्ड टैक्स भी फॉर द ईयर ही है। चलिए लेक्चर 90 में से आगे चलते हैं। ये एसओसीआई मेथड है जो आईएस 12 का मेथड नहीं है। आईएस 12 ये नहीं है। आईएस 12 एंड रिजल्ट यही अचीव करेगा लेकिन एक और रास्ते से। तिरमिज़ी में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यार इस पूरे सेशन में मैंने जितनी भी हदीसें सुनाई है ना, अक्सर लगती हैं जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बनी हुई। मेरी उम्मत का फितना माल है, और ये जो सीए है ना, इसमें माल की दौड़ है सारी। सब लोगों का यही हाल है, ये नाम भी हो ही नहीं आता लोग। लेकिन हम तो सीए के हैं ना। तो इस जो मेरी उम्मत है उसका फितना माल है।